नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समास। समास किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, समास को कैसे पहचाने और उससे जुड़ी सारी ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में समास के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, स्नान के लिए घर। इसमें दो छोटे छोटे शब्द हैं, एक स्नान और दूसरा घर, और इससे मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो क्या है? स्नानागार। ठीक इसी तरह रसोई के लिए घर। इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या है? एक है रसोई और दूसरा है घर, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? रसोई। ठीक इसी तरह एक शब्द है राजा और दूसरा है पुत्र, और इन दोनों से मिलकर क्या शब्द बना? राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र। इसी तरह आपको बताना है हाथ के लिए कड़ी। हाथ एक महत्वपूर्ण शब्द है और कड़ी भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, और इन दोनों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द क्या बनेगा, जिसे हम समास कहेंगे। इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। अब नो आगे। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्नान के लिए घर। इसमें स्नान क्या है? एक पूर्व पद है, और घर क्या है? एक उत्तर पद है, और इन दोनों से मिलकर एक नया शब्द बनता है स्नानागार। इसमें स्नानागार क्या है? तो स्नानागार एक सामाजिक शब्द है। ठीक है, स्नान के लिए घर क्या हो जाएगा? स्नानागार। पूर्व पद स्नान और उत्तर पद घर होगा, और इसमें जो सामासिक शब्द उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे? स्नाना। अब प्रश्न है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। ये टोटल 6 समास हैं, समास के प्रकार हैं, और इसे हम अलग अलग करके डिफाइन करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला, अवयवी भाव समास। वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसमें एक ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है कि पहला पद छोटा और प्रधान होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? प्रत्येक दिन, यानी प्रतिदिन। इसमें क्या है? प्रति एक छोटा और महत्वपूर्ण शब्द है। दिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रति। प्रति क्या है? इस दिन की वैल्यू को बदल दे रहा है, यानी प्रति जब इसके आगे लग जा रहा तो इसका अर्थ हो जा रहा है कि हर एक दिन। तो इस कारण ये प्रति क्या है? एक प्रधान और एक छोटा शब्द है। इसी तरह अगला उदाहरण है कर्म के अनुसार। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यथा कर्म, यानी यथा प्लस कर्म। यथा, यथा प्लस कर्म। इसमें यथा क्या है? एक प्रधान शब्द है और एक छोटा शब्द है। ऋषियों का ऋषि, उसे क्या बोलते हैं? महर्षि। इसमें महर्षि का क्या अर्थ हो जाएगा? म प्लस हर्षि। म मतलब बड़ा से बड़ा, और हर्षि, हर्षि मीन्स ऋषि। ठीक है, तो म एक छोटा और प्रधान शब्द है। इसी तरह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रत्येक वर्ष, जिसका क्या हो जाएगा? प्रति वर्ष। इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन है ये आपको बताना है। अब आगे
नोट, वैसा समास जिसमें एक ही शब्द कई बार उपयोग किए जाते हैं उसे भी अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कानो कान, एक ही शब्द का यूज दो या दो से अधिक बार करने से वो भी अवयवी समास भाव समास ही कहलाता है। जैसे कानो कान, कान प्लस कान। दीनो दीन, दीन प्लस दीन। तो हाथों हाथ क्या होगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तत्पुरुष समास, वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक भी लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका भी एक ट्रिक है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजा का महल, आंसर क्या हो जा रहा, राज महल। इसमें दूसरा पद प्रधान है, यथार्थ महल, महल क्या है, प्रधान है। क्यों, क्योंकि राजा किस स्थान में रह रहा है, तो कहां रह रहा है, महल में, इस कारण महल इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष उत्तम, यानी पुरुष तो ज्यादातर होते हैं लेकिन उसमें श्रेष्ठ, उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बहुत कम ही होते हैं, तो इसीलिए क्या है, उत्तम एक महत्वपूर्ण और प्रधान शब्द है। देश के लिए भक्ति क्या कहलाता है, देशभक्ति। इसमें भक्ति क्या है, एक प्रधान शब्द है। और इसी तरह आपको बताना है शिव का आलय, इसका आंसर क्या होगा। अब तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते हैं, किंतु विग्रह, विग्रह मीन्स मिलान करने के कारण कर्ता और संबोधन को लुप्त कर दिया गया, इसीलिए विभक्तियों के कारण तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पहले तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते थे, लेकिन कुछ कुछ तत्पुरुष समास एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो जिस कारण उसे क्या कर दिया गया, एक दूसरे से मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद टोटल तत्पुरुष समासों की संख्या कितनी बची है, तो बची अभी 6। तो अभी हम 6 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में का लोप होता है, ठीक है, लोप होता है मीन्स का साइलेंट हो जाता है। जिसे उदाहरण देखते हैं, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, इसमें को शब्द का लोप हो गया। रथ को चलाने वाला, रथ चालक, इसमें भी को का लोप हो गया। तो जन को प्रिय, इसका उत्तर क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। दूसरा, करण तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में से और के द्वारा का लोप होता है, ठीक है, यानी के द्वारा और से क्या होता है, इसमें लोप होता है। लोप होता है मीन्स वो हाइड हो जाता है। जैसे शोक से ग्रस्त, इसमें से लोप हो गया, शोक ग्रस्त। स्वयं द्वारा रचित, मतलब खुद के द्वारा रचित, तो इसमें क्या हो रहा, स्वयं रचित, इसमें द्वारा क्या हो जा रहा, लोप हो जा रहा। तो मन से चाहा, इसका उत्तर क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, इसमें के लिए सब साइलेंट हो गया। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ शाला, इसमें भी के लिए साइलेंट हो गया, यानी ये कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसी तरह आपको बताना है स्नान के लिए घर, इसका उत्तर क्या होगा। अब अगला, आपादान तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में से या से अलग का लोप होता है, यानी इस तत्पुरुष समास में से शब्द का क्या होता है, हाइड हो जाता है, या फिर से एक दूसरे से डिवाइड करता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, काम से जी चुराने वाला, काम चोर, इसमें से क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है, साइलेंट हो गया मीन्स ये से अलग का बात है।
ठीक है, ये काम को चुराने वाला से अलग कर रहा है। ठीक है, इसमें जन्म से रोगी, इसमें से शब्द साइलेंट हो गया। ये कौन सा से था? ये वाला। तो उसी तरह इसका उत्तर क्या होगा? देश से निकाला। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप होता है। जिसे उदाहरण में देखते हैं, राजा का पुत्र, इसमें का शब्द साइलेंट हो गया, राजपुत्र। लोक का तंत्र, का साइलेंट हो गया, लोक तंत्र। श्रद्धा के कर्ण, इसमें के साइलेंट हो गया, श्रद्धा कर्ण। मूर्ति की पूजा, इसमें की शब्द साइलेंट हो गया, मूर्ति पूजा। तो उसी तरह आपको बताना है शिव का आलय। इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब अगला, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में पर का लोप होता है। में और पर शब्द का क्या होता है? लोप होता है, यानी वो हाइड हो जाता है। जैसे कार्य में कुशल, आंसर क्या हो रहा? कार्य कुशल। इसमें में शब्द साइलेंट हो जा रहा, हो रहा ना? तो ये जो में शब्द साइलेंट हो रहा है, इसमें हमें क्या समझ में आता है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है? अधिकरण। वन में वास, वन वास, इसमें क्या हो गया? में शब्द साइलेंट हो गया। उसी तरह आपको बताना है शरण में आगत, इसका आंसर क्या होगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब तीसरा, कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, और जिस समास में पूर्व पद विशेषण यानी कि उसकी विशेषता बताता हो और उत्तर पद उसका विशेष्य हो, मतलब उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे अपनी भाषा में समझते हैं, यानी कि इसमें जो दूसरा शब्द होगा उसकी विशेषता कौन बताएगा? पहला शब्द। उसे कौन समास बोलते हैं? कर्मधारय समास। जैसे काली है जो मिर्च, यानी मिर्च तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो काली है। बात समझ में आई? मिर्च तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो काली है, यानी कि काली मिर्च। ठीक है। नीला है जो कमल, यानी कमल तो है लेकिन वो उसकी विशेषता क्या है? कि वो नीले कलर का है। तो इसका आंसर क्या हो रहा? नील कमल। पीत है जो अंबर, पीतांबर, इसमें अंबर, अंबर मीन्स आकाश, और पीत मतलब पीला, यानी आकाश तो है लेकिन वो किस रंग का है? पीला रंग का। तो पीला उसे क्या है? आकाश की विशेषता। तो इसका आंसर क्या था? पीतांबर। चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि चंद्रमुखी, यानी उसका मुख तो है, ये जिसकी बात हो रही है उसका मुख तो है लेकिन किसके समान है? चंद्र के समान। चंद्र मानी चंद्रमा के समान। तो उसका आंसर क्या है? चंद्रमुखी। ये कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास। तो इसी तरह आपको बताना है सद है जो गुण, इसमें गुण तो है लेकिन वो कैसा गुण है? सद। सद मतलब अच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब इसका कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जिस समास में है जो या के समान हो वह कर्मधारय समास होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, है जो, के समान, है जो, है जो, है जो। ठीक है, यानी ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने की क्या ट्रिक मिली आपको? कि जिस शब्द के बीच में है जो रहेगा या के समान होगा वो कर्मधारय समास होगा। अब 4 नंबर, द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण, 9 रत्नों का समूह क्या कहलाता है? 9 रत्न। इसमें 9 क्या है? संख्यावाचक है ना। यानी कि जिस समास का पहला पद
संख्यावाचक यानी कि एक नंबर हो, वो शब्द क्या कहलाता है? द्विगु समास। जैसे 7 द्वीपों का समूह, सप्तद्वीप, इसमें क्या है? पहला 7। 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन, इसमें 3 क्या है? संख्यावाचक। 7 मंजिलों का समूह, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें 7 क्या है? एक संख्यावाचक है। अब अगला, द्वंद्व समास या द्वितीय समास। द्वंद्व समास को ही द्वितीय समास कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि द्वंद्व समास की जगह द्वितीय समास दे देता है, तो लोगों को समझ में आता है यार तुमने तो पढ़ा ही नहीं, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, द्वंद्व समास को ही द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है तथा अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसमें जो दो शब्द होते थे, पहला शब्द और दूसरा शब्द, वो दोनों अपने अपने में प्रधान होता है और दोनों का एक अलग अलग अपने आप में मीनिंग निकलता है। और जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलाया जाता है, तब इसमें और, अथवा, या, एवं शब्द जुड़ जाते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं या द्वितीय समास कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, यानी माता भी अपने आप में प्रधान है और पिता भी अपने आप में प्रधान है, और इन दोनों को जब एक दूसरे से मर्ज किया गया तो क्या है आंसर? माता और पिता। राम कृष्ण, इसमें राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है, और जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या मिला? नया शब्द राम और कृष्ण। भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, और जब इन दोनों को मिलाया गया तो नया शब्द बनकर आया भाई और बहन। पाप और पुण्य, ये दोनों शब्द ही प्रधान है। इन दोनों शब्द का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है, और जब इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया गया तो क्या शब्द बना? पाप और पुण्य। उसी तरह सुख और दुख, सुख का भी अपना महत्व है और दुख भी अपने आप में एक प्रधान शब्द है। तो इन दोनों को मिलाने से जो एक नया शब्द बनेगा, उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये कौन सा समास था? द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान हो रहा, इसलिए द्वितीय समास में याद रख सकते हैं। अब अगला, बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, महात्मा, महान आत्मा है जिसकी यथार्थ, ऊंची आत्मा वाला। इससे क्या समझ में आया कि एक महान आत्मा तो है, ठीक है, और या ऊंची आत्मा है, ये दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन इससे एक नया शब्द बनता है, वो क्या है? महात्मा। ठीक है, इसमें ना तो महान आत्मा महत्वपूर्ण शब्द है और ना ही कोई ऊंची आत्मा महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, इसमें देखिए नील कंठ, इसमें नील एक शब्द है और कंठ दूसरा शब्द है। ठीक है, जो आपस में क्या है? दोनों कोई भी प्रधान नहीं है, और इसका अर्थ क्या होता है? नीलकंठ। नीलकंठ किसे बोला जाता है? तो शिव जी को बोला जाता है। यानी कि एक नीला और एक कंठ, ये दोनों शब्द है जो आपस में प्रधान नहीं है, लेकिन मिलकर एक नया शब्द बनाता है, उसका नाम है नीलकंठ। और इसका एक तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है, यानी कि वो शिव जी की ओर इंगित करता है। क्यों? क्योंकि शिव जी को क्या बोला जाता है? भगवान शिव को नीलकंठ। ठीक है, लंबा उदर, लंबा उदर अर्थात जिसका उदर लंबा हो। इसमें लंबा एक शब्द है और उदर दूसरा शब्द है, और इन दोनों से मिलकर एक नया शब्द बना है, वो है लंबोदर। और लंबोदर किसी तीसरे शब्द को इंगित करता है, यानी वो किसे इंगित करता है? तो गणेश जी को इंगित करता है। बात समझ में आ रही है ना?
गिरीश को धारण करने वाला, गिरिधर। जैसे गिरी को धारण करने वाला, ये दो दो शब्द है, एक है गिरी और दूसरा है धारण करने वाला। ये दोनों अपने आप में प्रधान नहीं है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। और इन दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द क्या बना रहा था, गिरिधर। और गिरिधर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण क्या है इसमें, तीसरा शब्द है। मक्खी चूस, इसको कैसे लिखना है और इसका अर्थ क्या होगा, इसे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें कुछ नोट वाली बात है, यदि किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न दिया हो और ऑप्शन में द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास हो, तो हमेशा बहुब्रीहि समास ही सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे जैसे नीलकंठ, इसमें लगता क्या है कि नीला किसी उसकी विशेषता बता रहा है ना, लेकिन उसमें यथार्थ शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये एग्जाम में कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा इसे बहुब्रीहि समास टिक मार के आगे बढ़ जाना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।